गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने घर में सुरक्षित होंगे व स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोविड-19 के चलते आपका 30% सिलेबस सभी विषयों में कम कर दिया गया है। उसी के चलते हम लोग इतिहास विषय में जो आप लोगों को पहले पीडीएफ भेजी जा चुकी है, आप लोगों का 30% सिलेबस कम की, उसी में हम आगे अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारा चैप्टर है बंधुत्व, जाति, वर्ग तथा आरंभिक समाज, जिसमें हम अध्ययन करेंगे महाभारत के विषय में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, बंधुता एवं विवाह, सामाजिक विषमताएं, वर्ण व्यवस्था रहित समुदाय, संपत्ति का आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण। तो इसमें हम इन पॉइंट्स को लेकर के इस पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं महाभारत का उदय कब से हुआ, इसका लगभग समय क्या रहा। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम लोग महाभारत के विषय में पढ़ें तो पहला है कि लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का जो लंबा समय था, इसमें जो समय के अंतराल में राजनीतिक व आर्थिक क्षेत्रों में परिवर्तन के फलस्वरूप सामाजिक क्षेत्रों में भी अनेक परिवर्तन हुए थे। ये जो परिवर्तन हुए थे, ये वन क्षेत्रों में कृषि के विस्तार में, लोगों की जीवन शैली में, संपत्ति के असमान वितरण में तथा शिल्प समूह के उद्योग के रूप में इसमें परिवर्तन हुए थे। और इन सब की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इन सब की जानकारी हमें जो प्राचीन अभिलेख हैं, ग्रंथ हैं, इनसे हमें इसकी जानकारी मिलती है, जिससे हमें वहाँ के प्रचलित जो रीति रिवाज थे उसके विषय में हमें पता चलता है। अब हम देखते हैं यहाँ महाभारत के विषय में। महाभारत के विषय में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि महाभारत की रचना जो है, इसमें महाभारत की रचना में लगभग कितना समय लगा था? 1000 वर्ष इसमें लगा था, तथा इसमें 1 लाख से अधिक श्लोकों की रचना की गई। कितने श्लोकों की रचना की गई है? 1 लाख अधिक से श्लोकों की रचना इसमें की गई है। इस ग्रंथ में जो लिखा हुआ है, इसमें दो परिवारों के मध्य हुए युद्ध की विभिन्न सामाजिक श्रेणियों व परिस्थितियों का वर्णन इसमें किया गया है। 1951 से 52 में पुरातत्ववेत्ता जो थे बीवी लाल सेठ जो थे ने मेरठ जिले में महाभारत कालीन हस्तिनापुर नामक जगह है, वहाँ पे गांव का इन्होंने उत्खनन किया था। वैसे तो आप सभी लोग महाभारत के विषय में जानते हैं कि क्या है महाभारत। एक बार यह सबसे बड़ा ग्रंथ है जिसको कहा जाता है, और इसमें आप लोगों ने देखा होगा कौरव और पांडवों के विषय में समझा होगा। उसी के बीच में युद्ध हुआ था, ये दोनों भाई थे, इनके बीच में युद्ध हुआ था। आगे देखते हैं महाभारत की अगर विषय वस्तु के विषय में हम लोग देखें तो महाभारत की विषय वस्तु या श्लोकों का वर्णन किसमें किया गया है? संस्कृत में किया गया है। किसमें किया गया है? संस्कृत में किया गया है। इसमें जो है आख्यान और उपदेशात्मक श्लोक जो है महाभारत की 2 विषय वस्तु हैं। आख्यानों में कहानियों का संग्रह होता है, और जबकि उपदेशात्मक भाग में सामाजिक आचार विचार के मानदंडों का चित्रण किया गया है। आगे हम देखें, अगर महाभारत के लेखन काल के विषय में जाने तो महाभारत का लेखन काल जो है, सर्वप्रथम इस महाकाव्य का लेखन प्रयास जो है लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में किया गया था। इस महाकाव्य की जो मूल कथा का विधिवत वर्णन है, जो ये किसने किया था? महर्षि वेद व्यास ने किया था। लेकिन अगर हम इसके विषय में इसके जो मूल रचयिता माने जाते हैं वो भाट सारथी माने जाते हैं, जिन्हें सूत कहा जाता था। ये क्या करते थे? ये जहाँ जहाँ पे युद्ध होते थे वहाँ पे ये जाते थे और विजय गाथाओं को ये कविता के रूप में लिखते थे। लेकिन इसकी जो मूल कथा का विधिवत रूप से इन्होंने लिखा है, किसने लिखा है? महर्षि वेद व्यास ने इसको लिखा है। आगे हम देखें तो महाभारत की घटना के विषय में क्या दिया है? महाभारत की घटना के विषय में दिया है कि महाभारत की घटना के विषय में जानकारी महाभारत के आदि पर्व के प्रथम अध्याय से मिलती है, जिसमें कौरव और पांडव स्वजन थे, उनके बीच में संघर्ष का चित्रण इसमें किया गया। ये प्राचीन भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। इस युद्ध में प्राय सभी जनपदों ने इसमें भाग लिया था, जिसमें आपने पहले पढ़ा था कि 16 जनपद थे, इसमें सभी जनपदों ने भाग लिया था। यह युद्ध साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। किसके लिए लड़ा गया था? साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। इस युद्ध को धर्म युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि यह सत्य और न्याय के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध था। इसको क्या कहा जाता है? धर्म युद्ध कहा जाता है।
आगे देखिए, तो महाभारत का समालोचना संस्करण के विषय में अगर हम लोग अध्ययन करें तो इसमें है संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान थे वी.एस. सुतांकर के नेतृत्व में वर्ष 1919 में एक महत्वपूर्ण परियोजना की शुरुआत हुई थी। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था कि महाभारत का समालोचना संस्करण तैयार करना था। इसमें समालोचना संस्करण के विषय में कहा गया कि इतिहासकारों ने 19वीं से और 20वीं शताब्दी में पहली बार सामाजिक इतिहास के पुनर्निर्माण हेतु ब्राह्मणों द्वारा संस्कृत में लिए गए ग्रंथों का अध्ययन किया था। उनका मानना था कि इन ग्रंथों में सामाजिक व्यवहार के नियमों का जो उल्लेख किया गया है उसका शायद ही पालन किया जाता है, परंतु बाद में इन आदर्शों में प्रश्न चिन्ह लगाए गए और इसकी अवहेलना भी की गई। अब अगर हम पढ़े आगे कि बंधुता और विवाह के बीच में, तो बंधुता और विवाह के अंतर्गत अनेक प्रकार के नियम और व्यवहार में विभिन्नता पाई जाती थी। परिवार व्यवस्था इसमें किस प्रकार से थी? आरंभिक परिवारों में क्या थी? एक रूपता नहीं थी। परिवार के प्रकार एवं संबंधों, सदस्यों के संबंधों में क्या थी? विभिन्नता थी। अधिकांशतः एक ही परिवार के लोग जो है भोजन और अन्य संसाधनों का आपस में मिलजुल कर प्रयोग करते थे। परिवार में एक बड़े समूह का भाग होता था जिसे क्या कहा जाता था? संबंधी कहा जाता था। अगर हम विवाह की बात करें तो विवाह क्या था? एक धार्मिक संस्कार यहाँ पे माना जाता था। स्मृति ग्रंथों में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है, जिसमें पहला कौन सा है? ब्रह्म विवाह, दूसरा देव विवाह, तीसरा आश्र विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, छठा गंधर्व विवाह, सातवां राक्षस विवाह और 8वां पैशाच विवाह। इन 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। आगे हम देखें सामाजिक विषमताओं के बारे में क्या कहा गया है। तो धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में वर्णित ब्राह्मणीय वर्ण व्यवस्था की अन्य परंपराओं द्वारा आलोचना की जाती थी। सर्वप्रथम बौद्धों ने बताया कि समाज में विषमता विद्यमान थी, परंतु यह विषमता प्रकृति प्रदत्त नहीं थी। बौद्धों ने जन्म पर आधारित सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार कर दिया है। आगे हम देखिए वर्ण व्यवस्था रहित समुदाय में क्या कहा गया है कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार भारतीय समाज 4 वर्णों में विभाजित था। 4 वर्ण कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण बताए गए, परंतु बाद में के काल में जब ब्राह्मणी व्यवस्था का नए समुदाय से आमना सामना हुआ, नए समुदाय जैसे व्यावसायिक वर्ग हुआ, स्वर्णकार हुए, इन लोगों का भी उदय का सामना इन लोगों को करना पड़ा। अतः इन्हें पहले से प्रचलित वर्ण व्यवस्था थी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उन्होंने सोचा कि इनको कहाँ समाहित किया जाए, तो इनको समाहित करना संभव नहीं था। अतः इस समस्या के समाधान के लिए ब्राह्मणों ने जाति में वर्गीकृत कर दिया। इस प्रकार जाति की अवधारणा का भी जन्म माना जाता है। आगे हम देखें संपत्ति व आर्थिक संसाधनों पर किस प्रकार से नियंत्रण था। तो धर्म सूत्र तथा धर्मशास्त्र में संपत्ति के स्वामित्व पर स्त्री तथा पुरुष के भिन्न भिन्न अधिकारों की चर्चा की गई है। मनुस्मृति के अनुसार कहा गया है कि माता पिता के मृत्यु के पश्चात पैतृक संपत्ति पे सभी पुत्रों का समान अधिकार होना चाहिए, परंतु ज्येष्ठ पुत्र यानी जो सबसे बड़ा पुत्र होता है इसका कुछ विशेष भाग दिया जाना चाहिए। ऐसी बात यहाँ पे कही गई है। आगे कहा गया है कि ब्राह्मणीय ग्रंथों से स्पष्ट होता है कि संपत्ति पे अधिकार का लैंगिक आधार के अतिरिक्त दूसरा आधार वर्ण था, तथा लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्धों ने वर्ण व्यवस्था की यहाँ पे आलोचना भी उन्होंने की है। उन्होंने ऐसी बात कही है। प्राचीन काल में लोग संपत्ति के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करते थे, परंतु समाज में इससे भिन्न स्थिति की भी संभावना भी विद्यमान थी, जिससे एक दानशील व्यक्ति को समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था और स्वयं के लिए जो धन इकट्ठा करते थे, संचय करते थे, इकट्ठा करते थे, उनको किसकी दृष्टि से देखा जाता था? घृणा की दृष्टि से उनको देखा जाता था। ऐसी बात यहाँ पे की गई थी, यानी कि जो दान दे रहा है व्यक्ति वो समाज में सम्मान प्राप्त कर रहा है, और जो स्वयं इकट्ठा कर रहा है, धन अपने लिए इकट्ठा कर रहा है, उसको घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। ऐसी बात यहाँ पे कही गई थी। तो हम लोगों ने आज चैप्टर 3 में बंधुत्व, जाति तथा वर्ग के विषय में अध्ययन किया है। इसी से संबंधित आप लोगों को कुछ अगले सेशन में आप लोगों को कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, उनको आप लोगों को करना है, और इस तरह से अध्ययन करते रहिए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।